चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीआईटी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी उसके वाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो वाल होती है, एक तरीके से जो इंटेस्टाइनल वाल होती हैं वो 4 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है ना। अगर इन जनरल हम बात करें तो वाल ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर विच आर, है ना। अगर हम डिस्कस करें विच आर फ्रॉम आउट टू इनसाइड की बात करें तो सबसे आउटर जो लेयर होता है वो सिरोसा होता है या इसको फाइब्रोसा भी बोला जाता है। सबसे आउटर लेयर होता है ये, यानी इधर से अगर हम अंदर की तरफ जाएं, इधर से अंदर की तरफ, तो सबसे आउटर लेयर सिरोसा होता है। उसके बाद मस्कुलेरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकस लेयर। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? म्यूकस लेयर। और ये जो म्यूकस लेयर होता है तरीके से हमारे फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है ना। ये कैविटी की तरफ होता है, समझ रहे चीज़ को। तो जो म्यूकस लेयर होता है इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इस म्यूकस लेयर को क्या बोला जाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो चीज को। या इसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट फेसेस द कैविटी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज। तो जो सेरोसा है एक तरीके से ये आउटर लेयर होता है। उसके बाद यानी आउटर टू इनर, चले मान लीजिए ये हमारा ल्यूमन है ना। और इसमें फूड पार्टिकल्स जा रहा है, तो ये फूड पार्टिकल्स किसके कांटेक्ट में है? म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो अगर आउटर टू इनर जाएं तो सबसे पहले जो लेयर आएगा वो सेरस या फाइब्रस लेयर आएगा। उसके बाद मस्कुलेरिस आएगा, उसके बाद सब म्यूकस आएगा, उसके बाद म्यूकस लेयर आएगा, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होता है सिरोसा, है ना, अगर इसकी बात करें तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, ओके। या इसको फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू से एंड मेजो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू और मेजो एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम जाएंगे मस्कुलेरिस के पास। तो जो मस्कुलेरिस लेयर होता है तरीके से, सिरोसा था ये, मस्कुलेरिस जो लेयर होता है ना। सबसे ये जो मस्कुलेरिस एक तरीके से मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, समझ लो इस चीज़ को। जो मस्कुलेरिस लेयर है इसको मस्कुलर लेयर भी कहते हैं। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो आउटर वाला जो मसल्स होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। आउटर वाला कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद वाला जो लेयर होती है वो सर्कुलर होती है। कैसी होती है? सर्कुलर। आउटर लेयर, आउटर लेयर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। और उसके बाद वाला सर्कुलर होता है, सर्कुलर मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है। यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है कौन? मस्कुलेरिस। और इसी आउटर जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स है, इस दोनों के बीच में क्या पाई जाती हैं? नर्वस सिस्टम पाई जाती है, यानी एंटेरिक न्यूरॉन्स होती हैं। तो कौन सी एंटेरिक न्यूरॉन्स होती हैं? तो उसका नाम है माइएंट्रिक प्लेक्सस। क्या पाया कहते हैं इसको? इसके बीच में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इसको क्या बोलेंगे? माइएंट्रिक माइएंट्रिक प्लेक्सस, या इसको आरबेक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं। आरबेक्स, थोड़ा क्लियर लिख लो, माइएंट्रिक प्लेक्सस या आरबेक्स प्लेक्सस एक तरीके से मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किसके लिए? मोटिलिटी के लिए। जो हमारा जीआईटी मूवमेंट होता है तरीके से, है ना, ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो प्लेक्सस हैं, इसी के द्वारा होती है। तो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन? मैंट्रिक प्लेक्सस या आरबेक्स प्लेक्सस। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जो मैंट्रिक प्लेक्सस है या आरबेक्स प्लेक्सस है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? मस्कुलरिस लेयर में पाया जाता है। मस्कुलर लेयर में कहाँ पाया जाता है?
तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में होता है। ठीक, उसके जस्ट नीचे कौन सा लेयर होता है? सब म्यूकस लेयर। तो जो सब म्यूकस लेयर होता है एक तरीके से ये फाइब्रस या इलास्टिक फाइबर या है ना, इलास्टिक फाइबर या कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें माइक्रोफेज या ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम होता है सब म्यूकस लेयर में। ठीक है, इतना आप लिख देंगे एग्जाम में। और इसी सब म्यूकस लेयर में ही कौन सा प्लेक्सस पाया जाता है? मेसनर प्लेक्सस पाया जाता है। कौन सा? मेसनर प्लेक्सस। मेसनर मेसनर प्लेक्सस। मेसनर प्लेक्सस का काम क्या है? मेसनर प्लेक्सस एक तरीके से ये जीआरटी की तरीके से जो सिक्रेशन होता है जीआरटी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मेसनर प्लेक्सस इज द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन। कौन सा? सिक्रेटरी फंक्शन। सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ जीआरटी ट्रैक्ट। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। और कहाँ पाया जाती है? सब म्यूकस लेयर में। क्लियर है चीज? उसके बाद आ जाइए आप म्यूकस लेयर में। तो म्यूकस लेयर में अगर देखा जाए तो म्यूकस लेयर में फिर तीन, जैसे मस्कुलरिस में 2 लेयर्स था, ऐसे ही म्यूकस लेयर में 3 लेयर्स होते हैं। तो सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक, उसकी उसके बाद वाला लेयर क्या होगा? लेमिना प्रोपिरिया। ठीक, उसके बाद एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो जो मस्कुलरी म्यूकोसा होता है ये जीआईटी के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये एक तरीके से अगर देखा जाए जो ये मस्कुलरी म्यूकोसा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी है ना, तो सरफेस एरिया घटा देंगी, जीआईटी वॉल की सरफेस एरिया को घटा देंगी। और जीआईटी वॉल का जब सरफेस एरिया घट जाएगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा। और जब ये मस्कुलर म्यूकोसा रिलैक्स कंडीशन में होंगी, जब रिलैक्स कंडीशन में होंगी तो क्या होगा? जब रिलैक्स में होंगी यानी एक्सपेंड करेंगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन को इंक्रीज करा देंगी। ठीक है, ये मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती तरीके से। जो जीआईटी वाल में जो सरफेस एरिया उसको घटाने के लिए होती हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सरफेस एरिया घटा देंगी, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? घट जाएगा, है ना। इसी इंटेस्टाइनल वाल से तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है फूड पार्टिकल्स का। अपने मोनोमर फॉर्म में जब आती है तो इसी के द्वारा होता है ना। तो इसमें इनका इंपॉर्टेंस रोल होता है। फिर मस्कुलरी म्यूकोसा के बाद आता है लेमिना प्रोपेरिया। तो लेमिना प्रोपेरिया एक तरीके से फाइब्रस लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इतना आप समझिए इस चीज़ को, ज़्यादा नहीं लिखना है। एक तरीके से इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट या माइक्रोफेज वगैरह होते हैं। फिर आपका आता है एपिथेलियल सेल। तो हमने अगर ओवरऑल देखें फिर से तो हमारी जो जीआईटी वाल है वो 4 लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। सबसे आउटर लेयर सेरस लेयर होता है, इसको फाइब्रोसा भी बोला जाता है। उसके बाद मस्कुलरिस लेयर, उसके बाद सब म्यूकस लेयर, उसके बाद म्यूकस लेयर। जो सिरोसा होता है ये करेक्टिव तरीके से करेक्टिव टिश्यू और मेजो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा था? मेजो मेजो एपिथेलियल सेल। ठीक है, उसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 लेयर्स होती हैं मसल्स की, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती, इनर वाली सर्कुलर होती हैं। इसी दोनों के बीच में एंटेरिक न्यूरॉन्स होती है, यानी उसका नाम है माइंट्रिक प्लेक्सस। जो माइंट्रिक प्लेक्सस होती है, माइंट्रिक प्लेक्सस जो होती हैं ये जीआईटी के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी जब हमारा फूड पार्टिकल्स जब इस वाल से टच करता है, जब ये लेयर स्ट्रेच कंडीशन में आती है, जब स्ट्रेच होती हैं तो ये एक तरीके से
कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? माइमेट्रिक प्लेक्सस। सब म्यूकस लेयर में मेसनर प्लेक्सस पाया जाता है, और जो ये मेसनर प्लेक्सस होता है एक तरीके से जीआईटी के जो सिक्रेटरी होता है एक तरीके से फंक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जीआईटी सेक्रेटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? मेसनर प्लेक्सस। उसके बाद आपका आता है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर में 3 लेयर होता है, यानी ये जो आउटर वाला लेयर है ये मस्कुलर म्यूकोसा से मिलकर बना हुआ होता है। ये एक तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सरफेस एरिया घट जाएगा, तो सरफेस एरिया जब घट जाएगा तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन घट जाता है, ठीक है। और जब ये रिलैक्स कंडीशन में होंगी तो सरफेस एरिया फिर से बढ़ जाएगा, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेमिना प्रोपेरिया। ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तरीके से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें लिम्फोसाइट, माइक्रोफेज वगैरह होती हैं। उसके बाद में आपका आता है कॉलम एपिथेलियल सेल, ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होती हैं। इतना समझ में आपको ये चीज़? आगे बढ़ जाए, समझ गए चीज़ को? तो यानी जो हमारा फूड पार्टिकल्स है ना, जैसे ये माउथ कैविटी में जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से जब फूड पार्टिकल्स इस माउथ में जाता है तो हम इसको अपने माउथ कैविटी में जो हमारे दांत हैं या टंग है उस तरीके से उसको सलाइवा को मिक्सिंग का काम करती है एक तरीके से। फिर ये फूड पार्टिकल्स हमारे ईसो फेरिंग्स में जाता है, फिर फेरिंग्स से ईसोफेगस में आता है। तो फेरिंग्स से ईसोफेगस में कैसे ये आगे बढ़ता है तरीके से, क्योंकि हमारी जो फूड पाइप होती है एक तरीके से इस तरह होती है। जब इसमें खाना जाता है तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ये आगे बढ़ते हुआ चला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा खाना आगे कैसे बढ़ता है, कौन सा मूवमेंट होता है और कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं इसके लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिग्लूटिशन क्या है? डिग्लूटिशन का मतलब होता है डिग्लूटिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग फूड इन द माउथ टू ईसोफेगस। एक तरीके से ये 3 फेज में होता है। सबसे पहला फेज है ओरल फेज, उसके बाद फेरेंजियल फेज, उसके बाद ईसोफेजियल फेज। अगर हम ओरल फेज की बात करें तो ओरल फेज एक तरीके से हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, तो उसमें वॉल्यूमेंट्री मसल्स होती हैं एक तरीके से। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार ये फेज चलता है, इसलिए इसको वॉल्यूमेंट्री मसल फेज बोला जाता है। कौन सा फेज? वॉल्यूमेंट्री फेज बोला जाता है। फेरेंजियल फेज एक तरीके से हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या ईसोफेज हम खाना खाते हैं तो आगे जो खाना आगे बढ़ता है, प्रोसीड होता है फेरिंग से लेकर ईसोफेगस में जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉल्यूमेट्री फेज भी बोला जाता है इसको। ईसोफेजियल फेज भी एक तरीके से इनवॉल्यूमेट्री होता है, जो हमारे इच्छा के अनुसार ना चले वो उसको इनवॉल्यूमेट्री बोला जाता है, और जो हमारे इच्छा के अनुसार चले उसको वॉल्यूमेट्री बोला जाता है। तो वॉलंटरी में कौन कौन सा आता है? वॉलंटरी में हमारा ओरल है, इनवॉलंटरी में हमारा फेरेंजियल है, और ईसोफेजियल है इनवॉलंटरी में, ठीक है। क्लियर रहा है चीज़? अगर हम बात करें जो हमारा पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट एक तरीके से जो होता है, हमारा जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक रिफ्लेक्स कंडीशन के द्वारा है ना, क्योंकि रिफ्लेक्स तरीके से यानी जब हम फूड पार्टिकल्स कोई लेते हैं है ना, तो ऑटोमेटिक ये मूवमेंट चलने लगता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट वॉल टू स्ट्रेच फूड, यानी स्ट्रेच बाय फूड, यानी जब फूड पार्टिकल्स हमारे वॉल में टच करती हैं तो एक रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, उसी को हमारे ईसोफेगस में रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, उसी को पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं, और उसी के द्वारा हमारा फूड जो है एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ हमारे स्टमक में चला जाता है। क्लियर है चीज़? ठीक है। तो ये इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स एक तरीके से है, ये जब फूड पार्टिकल्स टच करता है ना, तो यहाँ से अफरेंट न्यूरॉन जाता है हमारे ब्रेन में जाता है ना। और कौन कौन से क्रेनियल न्यूरॉन्स होते हैं तरीके से? 5th 9th एंड 10th क्रेनियल न्यूरॉन्स होती हैं जो अफरेंट है, ठीक है।
और कहाँ जाती हैं, सेंट्रल मेडुला के पास जाती हैं। कहाँ, सेंट्रल, ये लिखा हुआ सेंट्रल मेडुला के पास। फिर सेंट्रल मेडुला से जो इफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं वो निकलती हैं, और वो कौन से क्रेनियल नर्व होती हैं, फिफ्थ एंड सेवंथ और हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल न्यूरॉन्स। ठीक है, ये अगर बात करें इफरेंट में तो फिफ्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, और इफरेंट में फिफ्थ और सेवंथ। फिर से समझिए इस चीज़ को कि ये फुट पार्टिकल्स यहाँ पे टच हुआ तो अफरेंट न्यूरॉन जाएगा क्रेनियल मेडुला के पास कि भैया यहाँ पे फुट पार्टिकल्स आया हुआ है, कुछ करिए, आप कोई न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करिए ताकि ये फुट पार्टिकल्स आगे बढ़े। ठीक है, तो संदेश जा रहा है ये अफरेंट के द्वारा, फिर संदेश आएगा इफरेंट के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो संदेश कहाँ जा रहा है, सेंट्रल मेडुला के पास। फिर सेंट्रल मेडुला जो है वहाँ से संदेश भेजेगा इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा। उसमें कौन कौन से क्रेनियल नर्व होते हैं, फिफ्थ और सेवंथ और हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये क्या कराएंगी, हाइपोग्लॉसल तरीके से ये भी लिखा गया है, फिफ्थ सेवंथ एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, ये मसल्स ऑफ फेरिंग्स को, और मसल्स ऑफ फेरिंग्स एंड टंग से ये क्या करेंगी, कंसर्न करेंगे, यानी कि भैया खाना आया है, अब आप लोग अपना काम करिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो एक तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कराएंगी। इतना काम इनका होता है। ठीक है, समझ आ रहा चीज़, आगे बढ़े। आप एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप थोड़ा सा लेक्चर को बैक करके फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, फूड पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्रेच करेगा इस दीवार से, तो ये क्या करेंगी, रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, रिलीज करेंगे क्या चीज़, सीरोटोनिन। और जब क्योंकि हमारे जो वाल, हम लोगों ने पढ़ा था कि वाल में एक तरीके से नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, यानी माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस और आर्बेक्स नर्व प्लेक्सस हम लोगों ने देखा था। माइंट्रिक और, या इसको आर्बेक्स भी कहते हैं, माइंट्रिक को आर्बेक्स नर्व प्लेक्सस भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा था, मिशनर नर्व प्लेक्सस। मिशनर नर्व प्लेक्सस तरीके से जीआईटी के सिक्रेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जब फूड पार्टिकल इस पे स्ट्रेच करेगा, यानी तरीके से जब लगेगा फूड पार्टिकल्स, है ना, तो हमारा वाल है वो स्ट्रेच कंडीशन में आएंगे, है ना। स्ट्रेच जब होंगी तो रिलीज करेंगे सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन जब रिलीज करेंगे एक तरीके से ये, तो माइंट्रिक प्लेक्सस हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा, और जब माइंट्रिक प्लेक्सस स्टिमुलेट होगा तो ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन को, है ना, स्टिमुलेट करेगा, और जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो ये रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाएगा। रेट्रोग्रेड डायरेक्शन मतलब क्या समझते हैं आप, मान लीजिए ये फूड पाइप है ना, और ये आपका फूड पार्टिकल्स यहाँ पे है, ये तो फूड पार्टिकल के जस्ट पीछे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ताकि फूड आगे बढ़े, ताकि फूड आगे बढ़े। समझ में आ रही चीज, फूड आगे बढ़े यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन होता है ये बैकवर्ड चलता है, बैकवर्ड, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जब रेट्रोग्रेड डायरेक्शन होगा, एक्टिवेट होगा, तो टू एक्टिवेट न्यूरॉन, और जब टू एक्टिवेट न्यूरॉन उसके बाद में क्या करेगा, एक्साइटेटरी न्यूरॉन से रिलीज कराएगा। कौन सा न्यूरॉन, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स। तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स में कौन कौन सा है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स में आपका है सब्सटेंस पी और एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन सब्सटेंस पे रिलीज होगा, जिसके वजह से ये क्या होगा, इस वाल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब वाल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड पार्टिकल्स आगे की तरफ बढ़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे लिखते हैं, पुशेस द फूड फॉरवर्ड, पुशेस द फूड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है चीज, इतना समझ में आ गया चीज। यानी जब रेट्रोग्रेड डायरेक्शन स्टिमुलेट होगा तो टू एक्टिवेट न्यूरॉन्स, तो एक्टिवेट न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, तो सब्सटेंस भी रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा,
तो इससे फूड पार्टिकल्स हमारा आगे बढ़ेगा, यानी पुशेस द फूड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है चीज़। लेकिन जब हमारा एंट्रोग्रेड डायरेक्शन स्टिमुलेट होता है ना, तो उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट न्यूरॉन, तो क्या रिलीज कराएगा, एक रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वीआईपी। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। एक तरीके से ये जब रिलीज, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड वीआईपी वेसोएक्टिव। और ये जब ये डायरेक्शन स्टिमुलेट होगा तो कौन सा, एक्साइटेटरी एस्टाइल कोलिन एंड सब्सटेंस बी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और ये कौन सा है, इनहिबिटरी है, यानी कि तरीके से इनहिबिटरी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ फिगर फिर से बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लें, यानी ये ठीक, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये यहाँ पे लिख लीजिए आप रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, रेट्रोग्रेड, यानी ये बोलस से जस्ट पहले चलता है, यानी रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, यानी बैकवर्ड चलता है ये, यहाँ बैकवर्ड लिख लीजिए। और एंटेरोग्रेड जो होता है इस डायरेक्शन में चलता है, यहाँ पे लिख लीजिए एंटेरोग्रेड डायरेक्शन, एंटेरोग्रेड डायरेक्शन में क्या होता है कि हमारी जो फुट पाइप है वो रिलैक्स कंडीशन में जाती हैं, यानी जो ये एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वीआईपी, जो एक तरीके से एस्टाइल कोलिन के अपोज में काम करती हैं, और ये फिर से रिलैक्स कंडीशन में जाती हैं ताकि हमारा जो फूड है वो आगे आ सके। यानी इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे बोला था इसको कि ये जो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन है पुशेस द फूड फॉरवर्ड, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड पार्टिकल्स आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये रिलैक्स कंडीशन में होंगी तो क्या होगा, रिसीव द फूड, यहाँ पे लिख दें रिसीव द फूड, ताकि फूड पार्टिकल्स को रिसीव कर सके। समझ में आ रहा है चीज़। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक क्लिनिकल कंडीशन होता है, क्लिनिकल कंडीशन जहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी जो ये इनहिबिटरी सब्सटेंस है जो एस्टाइल कोलिन के अपोज में काम कर रहा है ना, वो एक तरीके से अब्सेंस हो जाता है, यानी NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है ऐसे लोगों में, है ना। जब वो NO नहीं रहेगा एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसकी कमी हो जाएगी, तो क्या होगा कि एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, यानी जो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन है वो, है ना, लंबा समय तक चलेगा। साथ ही साथ जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर पाया जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की अवस्था में रहेंगी। समझ रहे चीज़ को। यानी जब रेट्रोग्रेड डायरेक्शन चलेगा तो क्या 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 होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में रहेंगी, और जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में रहेंगी तो फूड पार्टिकल्स हमारा स्टमक में नहीं जा पाएगा। तो जब फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक में नहीं जा पाएगा तो इस केस को क्या बोला जाता है, एचलाजिया कार्डिया बुलाता है। क्या बुलाता है, एचलाजिया कार्डिया। एचलाजिया कार्डिया में क्या होता है कि स्फिंक्टर जो होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी एक तरीके से इनहिबिटरी सब्सटेंस वो अब्सेंस होता है, तो इसको एचलाजिया कार्डिया बोला जाता है। इतना समझ में आया, कुछ समझ में आया ये चीज़, है ना। तो देखा जाए तो एक तरीके से हमारे जो इंटेस्टाइनल वाल है ना, इंटेस्टाइनल वाल में एक तरीके से, है ना, जो इसका रेगुलेशन है उसके मोटिलिटी का, एक तरीके से इसका रेगुलेशन लिखें यहाँ पे हम लोगों ने अभी समझा, तो रेगुलेशन में हम लिखेंगे एक तरीके से इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें, नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अभी, है ना, कि इंट्रिंसिक में हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेक्सेस पाई जाती हैं एक तरीके से, है ना, यानी इंट्रिंसिक नर्व जो जेटेड ट्रैक्ट होती है एक तरीके से, इट कंट्रोल द सिक्रेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द जेटेड ट्रैक्ट, है ना, एक तरीके से, यानी जो हमारे एंटेरिक जो इंटेस्टाइनल वाल है, इसी में ही एक तरीके से सिस्टम होता है, इसलिए इसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। एक तरीके से इसको मिनी ब्रेन भी कहा जाता है, मिनी ब्रेन, यानी खुद ब खुद हमारी जो वाल है एक तरीके से ब्रेन की तरह काम करती हैं, यानी खाना या फूड पार्टिकल जब आता है तो ये समझ जाती हैं, वो अपना काम करने लगती हैं। इसी में एक तरीके से जो आर्बेक्स प्लेक्सेस है या मिशनर प्लेक्सेस है, तो आर्बेक्स प्लेक्सेस को हम माई एंट्रिक प्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माई एंट्रिक प्लेक्सेस। ये क्या करती हैं? मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मोटिलिटी के लिए, है ना। इनका क्या काम है? इसका काम क्या है? मोटिलिटी के लिए तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और साथ ही साथ जो मिशनर प्लेक्सस है, ये कहाँ पाई जाती है हम लोगों ने भी देखा है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा, पूरा लेक्चर आप देखिए। हमने वाल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है प्लेक्सस। तो मिशनर प्लेक्सस तरीके से सिक्रेटरी फंक्शन इसका होता है। क्या होता है? जो जेटी वाल्स एक तरीके से होती हैं, है ना, है, तो उसमें इनका इंपॉर्टेंस होता है तरीके से। तो फंक्शन ऑफ मिशनर प्लेक्सस, रेगुलेशन ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ जेटेड ट्रैक्ट। दीज नर्व फाइबर्स आल्सो काज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स ऑफ जेटेड ट्रैक्ट। समझ आ रहा चीज? और जो एक्सटेंसिव नर्व होती है तरीके से, तो जो एक्सटेंसिव नर्व दैट कंट्रोल द एंटेरिक नर्वस सिस्टम, है ना, आर फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही ये कंट्रोल करती हैं इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को। तो उसको वो क्या बुलाता है? एक्सट्रिंसिक। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोग जानते हैं कि दो तरह का होता है एक तरीके से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, आप लोग जानते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तरीके से जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? ये रिलीज करेगा नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा ये। और जो